अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में एहतसाब का अमल हमेशा ही मतनाज़िर आए। एहतसाब के सबसे बड़े इदारे नैब पर तनकीद की जाती रही है। PTI दौर में भी नैब पर यह इल्ज़ाम लगे कि ये इदारा सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आज वज़ीर आज़म नैब की कारकर्दगी को सराहते हुए नजर आए। वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में लिखा कि नैब ने तहरीक इंसाफ के 3 साला दौर में 484 अरब रुपए निकलवाए हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद लिखा कि जब हुकूमत मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती और तफ्तीशी इदारों और एहतसाब की मशीनरी को आज़ादी से काम करने देती है तो इसी तरह के नताइज हासिल होते हैं। वज़ीर आज़म जहाँ आज आदाद व शुमार के जरिए नैब की तारीफ़ें कर रहे थे, वहीं कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म की राय मुख्तलिफ थी। ज़रा सुनिए वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे। हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है तकरीबन 22 सालों से, 23 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकी। वजह यह है कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। चाइनीज़ ने हमें ये बताया कि असल में जब ऊपर की करप्शन को हाथ डालते हैं तब एक मुल्क में करप्शन कम होती है। दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ भी PDM में इख्तलाफात दूर करने के लिए जो है ना वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने एक इशाइया दिया हुआ है आज, जिसमें पीपल्स पार्टी अपने वफ्द के साथ जो है वो शरीक है आज के इशाइये में। अब सवाल ये है कि क्या इस इशाइये के बाद जो नाराज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है PDM में क्या इसकी वापसी हो सकती है? फिर इस सूरत हाल में चौधरी निसार की सियासत में एक एंट्री जो है ये भी एक सवालिया निशान है। आज चौधरी निसार पंजाब असम्बली में हलफ उठाने पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी की वजह से वो हलफ आज नहीं उठा सकते हैं, जिस पर जो चौधरी निसार थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आए, बरहम नज़र आए कि ऐसी बात नहीं है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब आपका। अली नवाज़ साहब, PDM लगता है एक बार फिर से ज़िंदा होने की कोशिश कर रही है। बिलाखिर पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब के बुलाने पर उनके इशाइये में चले गए। अभी वहाँ पर ज़ाहिर है फ़ैसले होंगे, पीपल्स पार्टी ने उनके साथ मिलना है, चलना है, लेकिन हुकूमत अपने लिए इसको कोई ख़तरा समझ रही है कि अगर एक बार फिर से पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा बन जाती है। अब तो शहबाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, वो PDM के लिए बड़ा मुतहरिक हमें नज़र आ रहे हैं जब से आप लोगों ने उनको बाहर जाने से रोका है। सर, कोई ख़तरा है आप लोगों को? अगर ख़तरा होता तो फिर तो हमारे लिए बड़ा अच्छा था, बाहर चले जाते। ना पहले नून लीग, पीपल्स पार्टी, PDM हमारे लिए ख़तरा था, ना अब है। उसकी बेसिक वजह है देखें, असल अगर किसी नज़रियात पे PDM खड़ी हो, किसी असूल पे PDM खड़ी हो, उसकी कोई सिमत हो तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत है। बट आप मुझे बताएं ना, वो क्या नज़रियात हैं, वो क्या सिमत है, वो क्या नज़रिया है जिसके ऊपर PDM खड़ी है। वो 3 असूलों पे PDM बनी थी, 3 चीज़ों के ऊपर कि जी हम आर्या पार होगा, हम इस्तीफ़े देंगे, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है और हम इस सिस्टम को नहीं मानते। आप मुझे बताएं कि इस वक्त वो तीनों चीज़ें कहाँ खड़ी हैं? वो लड़ी अब इस वक्त डिस्कशन हो क्या रही है? डिस्कशन ये हो रही है कि नून कह रही है हमने पीपल्स पार्टी को निकाल दिया है, ANP कहती है हमने इनको रिज़ाइन दे दिया है, नून लीग कहती है हमने इनको शो कॉज दिया था, पीपल्स पार्टी कहती है हमने वो शो कॉज फाड़ दिया है, पीपल्स पार्टी कहती है PDM बनाने वाले हम हैं, नून लीग कहती है कि जब तक 9 जमातों के कहने पर आप इस्तीफे नहीं देंगे वापस नहीं आ सकते। इसमें पाकिस्तानी कौम क्या देखे, कौन सी होप तलाश करे, किस चीज़ के बारे में देखे? इसमें तो आम इंसान जो पाकिस्तानी है उसके मुफाद के लिए तो कोई असूल नहीं है। मुझे एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होएगी, किसी को NRO नहीं मिलेगा। कौन आप लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है? कौन चाहता है कि मंशूर से पीछे हट जाएं? ये किसकी तरफ इशारा है? तरीन ग्रुप की तरफ इशारा है जिसके बुज़दार साहब से मुलाकात भी हो गई, अब वो बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं, या PDM की तरफ इशारा है? किसकी तरफ इशारा है? कौन सा ग्रुप है जो ब्लैकमेल कर रहा है आप लोगों को? शाजिया मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम लोग तो कभी भी अगर जितना भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आपने देखा होगा, हम असूलों पे सियासत करते हैं, नज़रियात पे सियासत करने वाली जमात है। मुझे बताएं, जब KPK के अंदर सेनेट इलेक्शन हुआ और हमारे 18 लोगों ने पैसे ले लिए तो क्या तहरीक इंसाफ ने कोई कंप्रोमाइज़ किया? हमने उन 18 MPs को निकाल दिया। आप मुझे ये चीज़ बताएं कि अभी आप देखें, हमें कहा गया कि आप अपोजिशन के साथ बैठते नहीं हैं।
हमने कहा आए बैठते हैं फैटफ के ऊपर। उन्होंने कहा नहीं, पहले नैब के ऊपर जो चेंजेस है वो मानेंगे तो हम फैटफ के ऊपर आपकी बात मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सर के ऊपर तलवार लटक रही थी। तो आपने क्या ब्लैकमेल कर रहा है? सवाल सुन लेना, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि प्राइम मिनिस्टर जो बार बार बात कर रहे हैं कि हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी, मैं ये पूछ रही हूँ कौन सा ग्रुप आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है? ये किसकी तरफ इशारा है, तरीन ग्रुप की तरफ या पीडीएम ग्रुप की तरफ? देखिए, ओवरऑल बात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, और ये बात आज से नहीं कर रहे शाजिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया था उस दिन बात की थी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे इकट्ठे हो गए। अगर आप किसी कह रही कोई स्पेसिफिक उनका ये है कि भाईजान ये लोग मुझे ब्लैकमेल करेंगे, इस तरह की कोई चीज नहीं है। इंसाफ का जो निजाम मैं लाना चाहता हूँ उसके राह में आके कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा, मैं उसे नहीं मानूंगा। तरीन ग्रुप एक जहांगीर तरीन एक इशाया देते हैं, अपने वो जो लोग हैं इकट्ठा करते हैं, हुकूमत के कान खड़े हो जाते हैं, विफाक भी अलर्ट हो जाता है, मुलाकातों के टाइम मिलने शुरू हो जाते हैं, इधर से पंजाब हुकूमत भी एक्टिव हो जाती है, मुलाकातों के टाइम हो जाते हैं। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो फिर क्या है? नहीं, आप शाजिया मुझे एक बात बताएं। एक बंदा कह रहा है, लेट्स सपोज एक बंदा कह रहा है कि मुझे इंसाफ सही नहीं मिल रहा, उसका क्लेम है। आपने कहा आप हमारे कुछ खदशात हैं, हम आके आपसे बात करना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? क्या मैंने उनके मिलने के बाद क्या आपको कहीं लगा कि हमने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है? कि जो कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, जो FIA ने FIRs काटी हैं, क्या हमने उसको बैक ऑफ कर गए? ये याद रखिएगा, मैं यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां इत्तेसाब की बात होगी, जहां इंसाफ को, निजाम अदल को ठीक करने की बात होगी और एक मयार की बात होगी सबके लिए। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद तो उनको थोड़ी तसल्ली थी, लेकिन ज्यादा गिले शिकवे उनको पंजाब हुकूमत से थे। पंजाब हुकूमत कह रहे थे उनके खिलाफ इंतकामियां, बकौल उस ग्रुप के कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, बकौल उस ग्रुप के लोगों के उनको उनके हलकों के काम के लिए तरक्याती फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं। बुज़दार साहब की अहलियत पर, काबिलियत पर वो ग्रुप सवाल उठा रहा था। देखें, ये जमहूरी पार्टी है, जमहूरी पार्टी के अंदर आप किसी के ऊपर भी तनकीद कर सकते हैं। जहां तक आपने कहा कि डेवलपमेंट फंड, तो डेवलपमेंट फंड तो अब तक आखिरी महीना जून स्टार्ट होने वाला है, अभी तक तो वो लग भी चुके हुए हैं, वो तो कोई पेंडिंग रहे ही नहीं हुए हैं जिसके ऊपर वो कोई कहें कि हमें फंड रिलीज नहीं किए जा रहे या हमारे कोई तरक्याती कामों में रुकावट डाली जा रही है। वो तो कहते हैं, उन्होंने तो ऐलान टीवी पे आके कहा है, आगे चली गई। लगता है पिछले एक हफ्ते से नजीर चौहान साहब की और इनके ग्रुप की बातें आपके नजर से नहीं गुजरी। कहने पे तो मैं उनके कहने पे तो देखें शाजिया, देखें मुझसे अगर आप बात करनी ना मुझे करें, तो ये कह रहा हूं जो उनके कहने पे ना, उन्होंने कल कुछ कहा, आज कुछ कहा, मिलने से पहले कुछ कहा, मिलने के बाद कुछ कहा, ये उनका कहना है ना। मैं आपको असूल वाजे कर रहा हूं, उन असूलों के अंदर आप कहीं भी थोड़ी सी भी आप समझे कि कोई आगे पीछे हुआ है, बिल्कुल नहीं होगा। उसी असूल पे हम खड़े हैं और उसी असूल पे हम चलेंगे। अच्छा चले, वो ग्रुप कल कुछ कहता है, आज कुछ कहता है, कल कुछ कहेगा, तो जरा प्राइम मिनिस्टर की इस बात पे आ जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो आप उनसे पूछे ना। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जुमे वाले दिन कहा कि नैब 23 सालों से काम कर रहा है, बदउनवानी पर काबू नहीं पा सका। अगर जब ऊपर के लोगों को गिरफ्त में लाया जाए तो असल में करप्शन जो है ना काम होती है, जो नैब नहीं कर रहा है। ये जुमे वाले दिन की मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की आपको बता रही हूँ, जो उन्होंने उस नैब पर तनकीद की। आज प्राइम मिनिस्टर ने उनकी कारकर्दगी की तारीफ कर दी, तो कि नैब ने जो है ना वो इतने अरब रुपए, 484 अरब रुपए रिकवर किए, उनकी बड़ी आज तारीफ कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ खड़े हों, प्राइम मिनिस्टर साहब की किस बात को जो है ना वो हम सही समझें। नैब ने रिकवर किए या नहीं किए, नैब बदउनवानी पर काबू पा सका, नहीं पा सका, कोई एक बात पे क्यों नहीं खड़े आप लोग? अच्छा, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ शाजिया, इस तरह समझा देता हूँ कि आप हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देख रही हैं। बात यह है कि फेक अकाउंट केस आपके सामने है ना जी, फेक अकाउंट केस, है। उसके अंदर 23 अरब रुपए की रिकवरीज हुई। नैब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब, उनके दामाद ने प्ली बे बार्गेन की है 10 अरब रुपए की। नैब ने बड़ा अच्छा काम किया। नैब ने 423 अरब रुपए की रिकवरीज की है। नैब ने बहुत अच्छा काम किया। पर दूसरी तरफ जो लोग जमानत पे बाहर आ रहे हैं और केस लंबे चल रहे हैं और प्रोसिक्यूशन वीक है,
उधर नैब ठीक नहीं काम कर रही। जहाँ जो काम अदारा ठीक कर रहा है हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, जहाँ जो अदारा काम ठीक नहीं करता हम जो समझते हैं हम उधर उन पर तनकीद भी करते हैं। यही तरीकाकार है। शाजिया, आपके एक शो की लोग तारीफ करते होंगे, एक सेगमेंट की आपने बड़ा अच्छा सेगमेंट किया, कोई ये नहीं कहता कि पूरा शो आपने अच्छा किया, दूसरा सेगमेंट ठीक था, तीसरा सेगमेंट बहुत ज्यादा अच्छा था। तो ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस होता है ना कि आप वन गो में सारा कह दें अच्छा काम किया अंडर द कारपेट, क्योंकि मैं इस चीज पे आपसे खुश नहीं हूं, आपका अच्छाई भी मैं जीरो कर देता हूं। इस तरह तो नहीं हो सकता ना शाजिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज़ अवान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब आपका। रहमान मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज शिरकत कर रही है, जो इशाया दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, क्या नाराज़गियाँ दूर हो गई हैं? क्या दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल होने जा रही है? अगर वाकई शामिल होने जा रही है तो क्या हुआ? जो शो कॉज नोटिस भेजा था, बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था, माफ़ी का मुतालबा किया था आप लोगों ने कि नून लीग माफ़ी मांगे, मामलात क्या तय पा गए हैं सर? मैं बिल्कुल आपको अपना कमेंट देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको और सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जी सलाम। देखें, ये जो शाया आज हुआ, जो कि हमारे कुछ मेंबर्स ने अटेंड किया, वो अपोजिशन लीडर का दिया हुआ वो शाया था जो कि पार्लियामेंट में था। इट हैड नथिंग टू डू विद पीडीएम। और पीडीएम के मतलब मैं ये बता देता हूँ कि जो मेरी लेटेस्ट बातचीत भी हुई है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि हम पीडीएम को जाके अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा वो मुतालबा जो हमने किया था कि माफ़ी मांगी जानी चाहिए, शो कास्ट विड्रॉ होना चाहिए, वो इट इज़ एज इट इज़। तो लिहाजा ये मैंने भी मीडिया में देखा है जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम की मीटिंग में शिरकत करेगी, उनको दावत आ गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं। शिरकत तो करी है। जब इंसान जब कोई पीपल्स पार्टी ने कोई फैसला किया होगा तो ज़ाहिर है कोई एक माइंड सेट के साथ फैसला किया होगा ना, तो फैसला कोई जहन में होगा ना कि ये इशू रेज किया जाएगा। या आप ये कह रहे हैं कि अगर वो शरीक हुए हैं तो वहाँ पर ये ज़रूर बात होगी कि आप माफ़ी मांगे पहले, उसके बाद हम पीडीएम का हिस्सा बनेंगे, इसके बगैर कोई चारा नहीं है पीडीएम का हम दोबारा हिस्सा बने? मैं मेरी बात थोड़ी देर पहले ही हमारे जो सीनियर मोस्ट मेंबर हैं उन्होंने जो अटेंड किया था उनसे हुई थी। मुझे पता था कि ऐसा सवाल मुझ पे आएगा, तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि वहाँ कोई ऐसी डिस्कशन पीडीएम के मुतल्लिक नहीं हुई। वो एक पार्लियामेंट का इजलास था जिसमें एमएनएज थे जिनको बुलाया गया हुआ था, और उसका जो सियासत चल रही है अपनी पार्लियामेंट से बाहर, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो लिहाजा मैं आपको भी वाज़ेह कर दूं, पब्लिक को भी वाज़ेह कर दूं कि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज्वाइन करने का या अटेंड करने का फ़ैसला नहीं किया गया। आपको याद होगा कि फ़ैसला ये हुआ था कि जो हमारी सीईसी मीटिंग है वो फैसला करेगी कि हमने इजाज़ स्टैंड करना है कि नहीं। लास्ट मीटिंग जो सीईसी की हुई थी जिसमें मैं भी था, उसमें ये फैसला हुआ था कि हम उस वक्त तक ये इजलास स्टैंड नहीं करेंगे जब तक वो अपना दिया हुआ शो कॉज नोटिस विड्रॉ नहीं करते और या वो माफ़ी नहीं मांगते। लिहाजा देखते हैं, अगर वो शो कॉज नोटिस विड्रॉ कर लेते हैं, कल माफ़ी मांग लेते हैं, तो मेरा पीपल्स पार्टी को हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। मतलब यही दो सूरतें हो सकती हैं कि पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस जाए, शो कॉज नोटिस वापस लें या माफ़ी मांगे, राइट? एग्जैक्टली। जब तक वो नहीं होता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एज ऑफ नाउ जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ कि हम पीडीएम का इजलास स्टैंड करेंगे। बिल्कुल सही जी। रहमान मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो बार बार ये कहते हैं कि हुकूमत जी कुछ कह रहे हैं आप? जी जो प्राइम मिनिस्टर साहब रोजाना ये बात करते हैं, हर दूसरे दिन ये बात करते हैं कि हम किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों जो है ना वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। तरीन ग्रुप का जो मसला था, जब वो आवाज़ उठाते हैं हुकूमत एक्टिव हो जाती है, हुकूमत को डर लग जाता है, हुकूमत खौफजदा शायद हो जाती है, कहीं बजट पे ना उनको टफ टाइम मिल जाए, कहीं उनकी हुकूमत ना विफाक से भी ख़त्म हो जाए, पंजाब से भी ख़त्म हो जाए।
आपको लगता है कि तरीन ग्रुप ब्लैकमेल करने में जो है ना वो अपने मुतालिबात मनवाने में कामयाब हो जाता है हर बार? देखें, जो आपने भी बात की है, जो स्टेटमेंट इमरान खान साहब की मैंने सुनी है उनके कोर ग्रुप में, उन्होंने ये कहा था कि ये सुन लें कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किसी का किया था, उन्होंने तरीन ग्रुप का नहीं किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई में एक दरार आई है, और वो आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में भी सवाल किया था। मैंने कहा फ्यूचर की पॉलिटिक्स में जो तरीन साहब है उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल होगा। अच्छा। तो आपने देखा वो प्रोमिनेंट रोल है। अगर ऐसी बात होती कि सुलह हो गई है तो फिर ये आज जो इजलास होना था वो बज़ाहिर है बिकॉज ऑफ दिस डिनर जो अपोजिशन लीडर ने दिया था उसकी वजह से पोस्टपोन हुआ। मेरा है वो कल दोबारा इजलास करेंगे, और मेरी इतलात ये भी हैं कि वो जो एक विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट होता है, शायद चौधरी रियाज जो फैसलाबाद वाले हैं उनको किसी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया, ये मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्योंकि मेरे पास उसकी कापी नहीं है। तो ये अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मुझे ऐसे लग रहा है, थोड़ी सी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये जो पैनिक मुझे नज़र आई है कि 4.3 पे एकदम हम चले गए हैं ग्रोथ रेट पे, जबकि हमारी जो इस वक्त इन्फ्लेशन है वो 11.10% पे है। ग्रोथ रेट जो है वो आपको पता है माइनस पे चला गया था, नीचे चला गया था। इन्फ्लेशन रेट प्लस डॉलर, ये जो प्रायोरिटी हमारी रुपीज़ की, वो रुपीज़ 154 तक पहुंचा हुआ है। और ये मैं एक लिख के दे देता हूं कि ये सिर्फ इसको सहारा दिया हुआ है ताकि अपनी सिचुएशन को कायम रखा जाए। जो IMF के साथ एक कमिटमेंट थी वो डेफिनेटली 180 जो है रुपीज़ पर डॉलर है। तो आपको क्या लगता है हुकूमत क्यों पैनिक हुई है? बिल्कुल, किसकी वजह से पैनिक हुई है हुकूमत? जी, इसलिए देखें, या तो गवर्नमेंट ने शायद ये फैसला कर लिया कि हमारे दिन थोड़े रह गए हैं, या वो असेंबलियाँ डिज़ाल्व करने के चक्कर में हैं और वो अपनी कारकर्दगी इस अंदाज से सामने लाएं हुकूमत के सामने या पब्लिक के सामने कि ये बता सकें कि हमने तो बहुत कुछ किया और करने वाले थे, हमें करने नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़ी सियासी शहीद बनना चाहते हैं इमरान खान साहब कि ये जो हमारी, मैं पहले एक थोड़ा सा उसका प्रियम्बल दे दूं तो फिर आप उसको कोई नाम भी दे सकती हैं। अच्छा। ये स्टैटिस्टिकल डिवीजन जो है, इसमें स्टैटिस्टिक्स की जो फिगर फज होती हैं वो शौकत अजीज साहब के वक्त से शुरू हुई थी और अभी तक जारी हैं। मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम देख रहा था आपके कलीग अब्दुल मालिक साहब का, मैं उनकी उस एक प्रपोजल से, सुजेशन से बिल्कुल मुतफिक हूँ, क्योंकि ये मैंने पार्लियामेंट में भी दी थी सुजेशन कि जो स्टेटिस्टिक्स डिवीजन है इसको आप जो काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान की उसके नीचे किया जाए। क्योंकि होता यह है कि हुकूमत जिस तरह भी इस फिगर्स की रद्दोबदल करना चाहती है, इक्वेशन बदलना चाहती है, वो बदल लेती है, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स डिवीजन डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर है और ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। स्टैटिस्टिकल डिवीजन जो होती हैं या स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है, दिस इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज प्लानिंग। तो जब आपके फिगर ही सारे फाइट होंगे, मैं एक छोटा सा आपको वाकया बता देता हूं। जनरल मुशर्रफ साहब से एक मीटिंग हुई हमारी, बिफोर वी केम, जरदारी साहब थे, मैं थे और जनरल मुशर्रफ साहब थे। जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा देखो जी, मैं तो आपको दे के जा रहा हूँ फैंटेस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन जिसमें चीनी ऐसे है, पूरी उन्होंने तफसील दी। तो जरदारी साहब ने कहा आप पहले पता कर रहे हैं जो फिगर आपको दी हैं उनकी करेक्ट लेवल कितना है, उनमें ऑथेंटिसिटी कितनी है। हमारे हिसाब से तो 5 बिग फिगर्स हैं व्हिच एक्चुअली हैव बीन प्रेजेंटेड बाय शौकत अजीज। तो अभी भी जो मैं देख रहा हूँ, देखें वो सर्विस स्ट्रक्चर को बीच में ला के सर्विसेज को अब 4.3 कर रहे हैं। आप कैसे, जब आप सारी दुनिया को बता चुके हैं। और मैं कल प्रोग्राम देख रहा था मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का, फ्रैंकली वो बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे पास जो IMF की कंडीशनैलिटी है वो बहुत सख्त हैं, और अगर सख्त हैं तो फिर देखें आप पे पैंडेमिक है इस वक्त, आप क्यों इस नहीं बिल्कुल ब्लॉक कर देते, कोई आप उसको सर्विसिंग ना करें डेट की, ये आप पे कोई नहीं कोई इतनी बड़ी लायबिलिटी लाएगा। क्योंकि इस वक्त जो फोर्स मैजूर लॉ है दुनिया में, जो आपके एग्रीमेंट में इन बिल्ट होता है, आप उसको आज मेरी कुछ मौसी माहिरीन से भी बात हो रही थी सर, वो यही बात कर रहे थे कि अगर आप ऐसे नंबर्स इतने बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे, IMF से कैसे निगोशिएट आप करेंगे कि हम अपने कर्ज नहीं दे सकते हैं या हमारे हालात ऐसे, हमें कुछ कंसेशन मिले, जब आप सब कुछ अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई हमारी तो ग्रोथ इतनी अच्छी जा रही है, तो आपको तो वो रिलैक्सेशन नहीं देंगे। ये गलत स्ट्रैटेजी है। असल में प्रॉब्लम
ने प्रॉब्लम हुकूमत की ये है इस वक्त कि वो अपने आप को माचू खान साबित करना चाहते हैं, इकोनॉमिक लाइक का मॉन्स्टर कि हमने आके बहुत कुछ कर दिया है। वो उसको ठीक करते करते हम अपना बेड़ा गर्क बाहर कर रहे हैं। वो सारी चीजें नोट कर रहे हैं। वो कहेंगे भाई अगर आपका ग्रोथ रेट इतना हो चुका है, आपका बजट डेफिसिट ये हो गया, ये नहीं उन्हें बताते कि 3 ट्रिलियन रुपीस हमने अभी नए छापे हैं। तो जो अगर नोट छाप के अपनी इकॉनमी चलानी है तो फिर इंडिया वाला जैसे हाल होगा ना। इंडिया की इकॉनमी पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी, जब उन्होंने भी नोट छापने शुरू किए जो उनके हालात हुए वो भी आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि जो इकोनॉमिक माहिरीन की टीम है, दे शुड सिट टुगेदर और वो वर्क करें जिसमें एक कॉमन मैन को रिलीफ क्या मिलती है। आप ये ना सोचें कि मीडिया में हम कितना पुरजोर तरीके से अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं। देखें ये उनका भी मुल्क है, हमारा मुल्क भी है, आपका भी है मैडम, मेरे गरीब दोस्त का भी है। तो हम क्यों ना, मैं हुकूमत को अच्छी पॉलिसी करती है, आई एंडोर्स इट। अगर वो समझते हैं कि वाकई 4.3 हो गया है और वो इस हद तक पहुंच चुके हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन ये देखिएगा इट विल फॉल बैडली विद इन नेक्स्ट 1 मंथ टाइम। अब जो बजट है डेफिसिट पहले ही बहुत ज्यादा था, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ज्यादा बजट डेफिसिट होगा। अब हमने बहुत से और चीजें कर ली हैं। हम प्रॉब्लम यह है कि हम एक बड़े बंबर में फंस चुके हैं। वो बंबर यह है कि हम सिर्फ बात एनआर की करते हैं, हम सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे? अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी का तो पहले दिन बयान था, इमरान खान यू मूव वी आर विद यू, आप हमारे साथ इकोनॉमिक चार्टर करें। तो उन्होंने तो पूरी कोशिश की। अगर हम ये ना चाहते होते तो फिर क्या हम जो पीडीएम ने कहा था रिजाइन कर दो, तो हम रिजाइन कर चुके होते। हम चांस देना चाहती हैं जमहूरियत को, हम चांस इमरान खान को नहीं देना चाहते। वी वांट द डेमोक्रेसी टू मूव फॉरवर्ड प्रोवाइडेड दे आर इन ए पोजीशन टू हैंडल इट। लेकिन अगर इस पोजीशन में रहे जिस पोजीशन में ये कर रहे हैं, तो मैं आने वाले वक्त को इतना को अच्छा नहीं देख रहा हूं, क्योंकि लोगों ने देखना अपनी सहूलत। और इस वक्त अगर आप मार्केट में कभी जाएं और जिस अंदाज से महंगाई आगे बढ़ी है, गरीब लोगों की कमर टूट रही है, वो बाहर आ जाएंगे, फिर कोई भी उनको पीछे नहीं ले जा सकेगा। ट्रस्ट मी, वी वांट रियली टू सी द प्रोग्रेस बाय दिस गवर्नमेंट, स्पेशली द इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अगर आप फज फिगर के साथ अगर चलेंगे तो मैं ये वैसे इमरान खान साहब कहूंगा कि ही शुड ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन को देखें ये जो फिगर्स उनको पेश की गई हैं वो कैसे आई। भाई वही स्टेट बैंक के गवर्नर पहले कुछ और कह रहे हैं, पहले मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल दैट विद इन 3 वीक्स ये आ जाए? मैंने आज बड़ी स्टडी की है, मैं आपके पास टाइम नहीं है, ज्यादा मैं दे नहीं सकता। मैंने मंथ वाइज पूरी डिटेल निकाल के अपने पास रखी हुई इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि दे मस्ट रिकंसिडर कि जो उन्होंने कहा है, फिर ये हमारे लिए IMF मुश्किल हो जाएगा, वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आपको कहेगा जी सर डेट सर्व से करो। और एक चीज मैं इसके साथ और कर दूं, हमें अभी जो CPEC में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, फॉर गॉड सेक मेरी गवर्नमेंट से भी पॉलिटिशियन से भी अपील होगी, डोंट डिनाय चाइना। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको चलने दें फुल फोर्स के साथ, बिकॉज हमारा फ्यूचर इज इन CPEC because we have got so much investment। बिल्कुल एक और इशू जिस पर आप बड़ा लिखते भी रहते हैं, वक्त कम है, मैं वो सवाल जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ। आपको पता है कि अमेरिका, बिल्कुल इससे हट के मैं सवाल है क्योंकि आप इस पर आर्टिकल्स भी लिखते रहते हैं, तो इसलिए मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है कि अमेरिका ने सितंबर के महीने में इन खिलाफ फ़ौजों को निकालना है अफ़गानिस्तान से, और वो कहते रहे हैं कि हमसाया ममालिक से अफ़गानिस्तान में अहदाफ को वो निशाना बनाते रहेंगे इनखला के बाद भी। और फिर 11 मई को हमने देखा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका को किसी भी किस्म के अड्डे देने की तरदीद भी की थी, जिसकी पेंटागन ने अब तस्दीक की है। सर आपको नहीं लगता इसको डिटेल में बात करनी चाहिए, हुकूमत को इस पर वजाहत देनी चाहिए? सर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आई एम ऑन रिकॉर्ड बोथ विद द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब्रॉड, लोकल, मेरे राइट आप सारे पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं मीडिया में कि जो इनखला है जिसे आप कह रहे हैं अपना एग्जिट हो रहा है, जो बगैर किसी एग्जिट पॉलिसी के अगर आप फौज को निकालते हैं तो इसका मतलब यह है वहाँ अनार्की, वहाँ सिविल वार। और मैंने परसों पढ़ा इंटरव्यू प्रेसिडेंट गनी का, तो आई वॉज फीलिंग सॉरी द डिजेक्टेड वे ही मेंशन्ड कि आई एम ओनली अवे 1 बुलेट अवे माई डेथ। सो यू कैन सी द स्टेट ऑफ अफेयर्स देयर इन हिज माइंड। अच्छा, मैंने पहले भी ये प्रेडिक्ट किया और मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि मैं दूर से अफगान तालिबान को मार्च करते देख रहा हूं काबिल की तरफ, और दे विल टेक ओवर। अगर वो टेक ओवर होता है तो ज़ाहिर है इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ फैक्ट्स इन दिस रीजन।
लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमेशा अमेरिका अनाउंस करता है जाने के लिए, लेकिन गया नहीं। अब जब उन्होंने कह दिया कि हम अपने कुछ टारगेट्स रखेंगे, तो अगर टारगेट्स उन्होंने ग्राउंड की बजाय ड्रोन से शुरू कर दिए तो प्रॉब्लम तो वही रहेगी, मुसीबत तो वही रहेगी। और अगर खुदा न खास्ता हमने अड्डे दे दिए तो जो जंग अफगानिस्तान की है वो पाकिस्तान में जो है शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर हम अड्डे देते हैं, जैसे इस दफ़ा मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उन्होंने सिर्फ एयरफोर्स के नहीं, उन्होंने नेवी के भी मांगे हैं। तो अगर हम नेवी की मांगे हैं उन्होंने, तो फिर एक चीज़ हमें या हमारी हुकूमत को नहीं भूलना चाहिए कि नेवी की जो इंस्टॉलेशन है हमारी, या वो ज़्यादा ईरान के नज़दीक है। तो हाउ विल बी एक्चुअली टाइंग अप एंड अनोइंग ईरान ऑल्सो। अब देखें, जरूरी तो नहीं कि कोई हर मुल्क का ये हक है कि हमारे मुल्क में आके अपने हिसाब से चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा सफ़र किया जब जरदारी साहब ने ये फैसला किया कि हमने शमसी बेस जो है वो खाली कराना है, और हमने कराया। वो बहुत बुरा लगा अमेरिकन को, कुछ और दोस्तों को भी बुरा लगा, बट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मतलब कि आप कह रहे हैं हुकूमत अगर ये फैसला करेगी तो ये इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, दो चीजों को कभी भी हमारी आवाम नहीं मानेगी। एक, कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का समझौता, और दूसरा कोई अड्डे देने का कोई प्रोग्राम अमेरिका का हुआ। ऑलरेडी वी हैव सफर्ड अ लॉट। आपको याद होगा कि ओबामा ने रिफ्यूज कर दिया था प्रेसिडेंट जरदारी को मिलने के लिए कि जब तक वो उसकी जो प्रोग्राम था इनका फूड प्रोग्राम प्लस जो लॉजिस्टिक की सप्लाई जो है वो अमेरिकन फोर्सेस को बहाल नहीं करते। एंड ही रिफ्यूज्ड एंड ही वेंट टू अमेरिका। ओबामा वाज ओनली 3 मीटर away, but he didn't say hello to जरदारी साहब, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा था कि मैं तो मास्टर ऑफ द वर्ल्ड हूं, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई। तो आई थिंक वी may have to, but one thing I must tell you, this is for the first time the Americans have recognized the services of Pakistan in the peace process, और that credit goes to actually COS अपने जनरल बाजवा साहब के। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह हम एफर्ट्स कर रहे हैं, we must keep actually everybody engaged, but not at the cost of Pakistan's interest. बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। बड़ा सादा सा सवाल आपसे, क्या शहबाज शरीफ पीडीएम को जिंदा रखने में या पीडीएम को एक्टिव करने में कामयाब हो पाएंगे? पीपल्स पार्टी भी आज शिरकत कर रही है उनके इशाइये में। देखिए, एक तो ये जो आज उन्होंने इजलास बुलाया है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे बुलाया हुआ है, और ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन का हिस्सा है, एएनपी भी अपोजिशन का हिस्सा है। तो वो पीडीएम रहे या ना रहे, तो जब तक वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और वो अपोजिशन का हिस्सा है, तो यहाँ नवाज शरीफ साहब का भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि उनको ऑन बोर्ड रखे, और वो लोग भी अगर अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब नहीं करते तो उनको ब्याह शहबाज शरीफ को वो हैसियत देनी होगी। जो पीडीएम है, एक तो उसका सरबरा शहबाज शरीफ साहब नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और मुझे नहीं लगता वहाँ पे अभी तक कोई पीपल्स पार्टी और एएनपी या मौलाना और नून लीग के दरमियान वो कोई बर्फ़ फिगली नहीं है। मामलात जैसे थे वैसे हैं। अच्छा। अगर जी पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ ख्वाहिश जाहिर की गई है इस दौरान और इनको कम्युनिकेट भी किया गया है, किस चीज़ की ख्वाहिश? यानी पीडीएम में दोबारा आने की। आपको लगता है ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है? जी, मैं तो आपको सिर्फ वो करता हूँ, आपको याद होगा कि इनफॉर्मल थी, वो कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब भी उनसे मिले थे और बाकी जगह पर भी मिले थे, कुछ और लोगों ने भी राब्ते किए थे, लेकिन सरदस्त पीपल्स पार्टी अपने मौक़े पे डटी हुई है, और जो मुस्लिम लीग नून है और मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो अपने मौक़े पे डटे हुए हैं। तो फिर ये ख्वाहिश तो ना हुई ना? ख्वाहिशों की तकमील के लिए तो कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है, जो पीपल्स पार्टी तो नहीं देगी इस्तीफ़ों की बात पे आके। फिर ये ख्वाहिश तो ना हुई। फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून, इन लोगों की तो कतन ये ख्वाहिश नहीं थी कि पीडीएम टूट जाए। हाँ। और पीडीएम के टूटने से उनके दिल भी टूटे हैं। हाँ। यहाँ पीपल्स पार्टी के
रवैये से और ANP के रवैये से उनके दिल भी टूटे हैं। लेकिन वो तो पहले भी चाहते थे कि उनका इत्तेहाद बरकरार रहे, लेकिन जाहिर है कि अब उन्होंने एक स्टैंड लिया है और वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के इक़दाम से PDM के पूरे स्ट्रगल को और उस बयानिए को बहुत बड़ा ज़ोक पहुंचा है। तो वो तो ये चाहते होंगे कि अगर पीपल्स पार्टी तलाफ़ी कर ले तो वो वापस आ जाए वहाँ पे। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है तो यकीनन पीपल्स पार्टी ने ये सब कुछ किया, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद पीपल्स पार्टी के इस इक़दाम को मीडिया ने, अवाम ने और सिविल सोसाइटी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। खुद उसके पार्टी के अंदर भी रज़ा रब्बानी साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब और इस तरह के लोगों ने अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ बयानात दिए। तो इतना मामला इस पार्टी और उनके लिए भी सिंपल नहीं है। सही। अच्छा साफ़ी साहब, तरीन ग्रुप, क्या आपको लग रहा है कि वाकई बुज़दार हुकूमत ने कोई NRO दे दिया है? बकौल फैसल वाउडा साहब के जो ग्रुप एक SHO की मार था, बकौल अब उस ग्रुप के उस्मान बुज़दार ने तो उनसे मुलाकात में उनके सारे मुतालबात मान लिए हैं। इसको NRO का नाम दिया जाए, पार्टी में जमहूरियत का नाम दिया जाए जिस पर आवाज़ें उठाते हैं लोग, फिर आवाज़ें उनकी सुनी भी जाती हैं, या अंदर खाते कहा जाए कुछ सेटिंग हो गई, हुकूमत जो है वो ब्लैकमेल हो रही थी, हुकूमत नहीं चाह रही थी कि वो ब्लैकमेल हो, बजट में रुकावट बन सकती थी, हुआ क्या अंदर खाते? देखिए, एक तो जो कहा जाता था कि एक SHO की बाहर है, तो आज डॉन की खबर आपने भी शायद देखी होगी कि पूरा SHO तो दूर की बात है, SP लोधरा का उनकी मर्जी से बदल दिया गया और उनकी मर्जी से लगा। तो इसलिए ये गुरूर और तकब्बुर की बातें जो है ये ज़्यादा अच्छी नहीं होती और इसका फिर अमूमन जो है उल्टा नतीजे भी निकलता है। जिन लोगों को SHO से डराया जा रहा था, आज उनके कहने पे SPs मुकर्रर किए जा रहे हैं। दूसरा, मेरी अपनी तालिब इल्माना राय ये है कि देखें, अगरचे ये जहांगीर तरीन ग्रुप है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक जहांगीर तरीन का अपना मसला है और जहांगीर तरीन बतौर जहांगीर तरीन जो कुछ कर रहा है। दूसरा, उनके साथ ये जो MPs MNS का ग्रुप आया हुआ है, तो इनका ये उनके साथ, लेकिन इनके मसाइल, इनके ग्रीवेंसेस और इनका एजेंडा वो और है। तो ये लोग हो सकते हैं, ये लोग नाराज भी हो सकते हैं, इनमें कमी भी हो सकती है। तो आपको लगता है ये ग्रुप 2023 तक बिल्कुल एक्टिव रहेगा, ऑन एंड ऑफ जो है वो सामने आएगा? अगर कोई प्रॉब्लम होगी या अपने को मुतालिबात मनवाने हैं, हुकूमत के लिए थ्रेट बना रहेगा 2023 तक? मैं ये नहीं कह रहा। देखें, ये ग्रुप ख़त्म भी हो सकता है, ये ग्रुप जो है इससे भी आगे बढ़ सकता है, इसमें और भी इजाफा हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक है जहांगीर तरीन का मामला। जहांगीर तरीन और इमरान खान इस वक्त दोनों वो पूरे हालत जंग में है। उस जंग में दोनों की अपनी अपनी मजबूरियाँ भी है। तो अगर जहांगीर तरीन के बारे में इमरान खान को ये महसूस हुआ कि वो उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं या वो ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, तो इमरान खान साहब उनको बड़ी रियायत भी दे सकते हैं, उनको मना भी सकते हैं। इमरान खान साहब के लिए कोई चीज़ें नहीं होती। आज अगर शेख रशीद साहब और वो लोग उनकी काबीना के हिस्सा हैं, तो वो कल मजबूरी की वजह से तो आके जहांगीर तरीन की दोबारा मिन्नत तरला कर सकते हैं और उनको रियायत भी दे सकते हैं, उनको NRO भी दे सकते हैं। और जहांगीर तरीन का भी यही मामला है कि जहांगीर तरीन के अपना नाराज़गी भी है, दुख भी है, गुस्सा भी है, लेकिन जहांगीर तरीन की भी हज़ार मजबूरियां हैं और उनको ये पता है कि इमरान खान साहब इस तरह के मामलात में कितनी सफाकियत का मुजाहरा करते हैं। तो वो भी किसी वक्त मजबूर होके इमरान खान साहब से पीछे हट सकते हैं इन सारी चीज़ों पे। तो उनका मामला अलग है। और ये जो MPs वगैरह उनके गिर्द जमा हुए हैं, क्योंकि इन MPs और MNS की महीनों से, सालों से ग्रीवेंसेस चले आ रहे थे, अब उनको जहांगीर तरीन साहब की सूरत में एक जगह नज़र आ गई है, तो वो उनके गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़िम, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के GDP ग्रोथ में 3.94% से तरक्की की जो दावे हुकूमत कर रही हैं, इसने एक नई बहस को छेड़ दिया है कि ये नंबर कितने हकीकत के पर मबनी हैं और कितने हकीकत के करीब हैं। जुम्मे के रोज़ होने वाले कौमी अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ही हमें ये बताया गया कि रवां माली साल में मुल्क की GDP ग्रोथ 3.94% तक रही है। कौमी अकाउंट्स कमेटी के इजलास के मुताबिक रवां साल ज़रई शोबे की GDP ग्रोथ 2.77%, सनती शोबे की 3.57% और सर्विसेज सेक्टर की 4.43% रही। जिसके बाद वज़ीर आज़म ने भी ट्विटर पर कहा कि GDP में 3.94% तरक्की, ये नंबर्स जो है ये हमारी कामयाब मौशी पॉलिसी का नतीजा है। हुकूमत की इस मौशी तरक्की के दावे पर अपोजिशन जमातें हुकूमत पर खूब तनकीद कर रही हैं और उनके मुताबिक हुकूमत के जो पेश करदा आदाद शुमार हैं ये झूठे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने GDP ग्रोथ में 3.94% के दावे का दिफा किया और बताया कि अगले साल GDP ग्रोथ 5% हो सकती है, जबकि इससे अगले साल GDP ग्रोथ 6% से भी ज़्यादा हो सकती है। अब इस हुकूमती दावे को अपोजिशन जमातें और कुछ जो मुआशी माहिरीन हैं ये इसको गैर हकीकी बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल में हुकूमत को इन नंबर्स पर नज़रसानी करना पड़ेगी। रवां माली साल के आगाज़ में हुकूमत ने ख़ुद GDP ग्रोथ का हदफ जो है ये 2.1% मुकर्रर किया था। दूसरी तरफ स्टेट बैंक की तरफ से बताया गया कि मुल्की मईशत 3% के हिसाब से तरक्की कर पाएगी, जबकि IMF ने GDP ग्रोथ में 2%, जबकि आलमी बैंक ने 1.5% के नंबर्स बताए थे। वफाकी हुकूमत ने अपने पेश करदा आदाद शुमार में मुसलसल मौशी तरक्की के दावे किए, जिसे अपोजिशन जमातों की तरफ से मुस्तरद किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत के पेश करदा आदाद शुमार और जो मुल्की मौशी हालात हैं इनमें मुताबिकत कितनी है, और अगर हुकूमत के पेश करदा आदाद शुमार गैर हकीकी हैं तो हुकूमत को ऐसे आदाद शुमार पेश करने की, बताने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? हकीकत से हटकर हुकूमत क्यों नंबर्स बताने पर मजबूर हो रही है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये हुकूमत मौजूदा माली साल जब 1 महीना ख़त्म रह गया है इसको ख़त्म होने में, तकरीबन 1 महीना पहले ये जो आदाद शुमार GDP ग्रोथ को लेकर हुकूमत शेयर कर रही है 3.94%, 3.94% ग्रोथ को लेकर जो हुकूमत बता रही है, क्या ये हुकूमत का ये दावा है GDP नंबर्स को लेकर, क्या ये वाकई रियलिस्टिक है? क्योंकि आपको पता है पिछले 1.5-2 सालों से पूरी दुनिया की तरह कोविड हमें भी उतना ही इफेक्ट किया है, लॉकडाउन रहा है, फिर जो तीसरी लहर है, ये पहली 2 जो वेव्स नहीं उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। सर, कितने हकीकत पर मबनी नंबर्स हैं जो हुकूमत कह रही है? बल्कि वज़ीर ख़जाना ने तो ये कहा कि बहुत से लोगों ने इसे मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश की, वो भी खड़े हुए हैं कि वाकई यही नंबर्स हैं। जी, ये आपका ये बहुत मुनासिब सवाल है। हम सब इस बात पे बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अप्रैल के आखिरी दिनों में आपको याद होगा हुकूमत ने एक मीडियम टर्म बजट स्ट्रैटेजी पेपर रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने आने वाले सालों के बारे में हमें बताया कि क्या करेंगे वो और क्या पॉलिसीज होंगी। और ये जो पेपर था ये हमारे काबीना के अप्रूवल के बाद में शाया हुआ था। ये कुछ 3 हफ्ते की बात है। अब उसमें जो उन्होंने इस साल का शरह-ए-नमू बताया था वो 2.9% है। सही। और ये हुकूमत ने पास किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने काबीना से अप्रूवल ली। अब ये हैरत की बात ये है कि ये 3 हफ्ते के अंदर ये बदल के ये तकरीबन 3.94% पे लेकर आ गए हैं। तो इन्हें सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा। सर, आपको याद होगा हुकूमत ने पहले जो GDP ग्रोथ के नंबर्स दिए थे, कहा था 3.3%, फिर बाद में इसको 1.9% पर लेकर आए। तो जब कोविड शुरू हुआ तब मार्च अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ, तो तब बताया गया कि ये -2% जो है ना हमारी GDP ग्रोथ के ये नंबर्स जा सकते हैं, ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे।
इतने अरसे में 1.5-2 साल में आखिर पाकिस्तान ने क्या हमने वाकई इतने अच्छे इकदाम कर दिए कि नंबर्स इतने ज्यादा बढ़ गए? इसके पीछे कहानी क्या है? दरअसल बात यह है कि आप पिछले साल के शरह-ए-नमू देखें तो हुकूमत ने पूरे 12 महीने का अब उनके पास डेटा आ चुका था। जब पहली दफा उन्होंने एस्टिमेट दिया था शरह-ए-नमू का -0.4%, आपको याद होगा, और बड़ी मुश्किल से 12 महीने का डेटा आने के बावजूद और इस 12 महीने के आखिरी 3 महीने में आपके कोविड का बेतहाशा बुरा असर था। मैं 2-3 आपको आदाद शुमार बताता हूं। हमारा सनती शोबा पिछले साल के आखिरी 3 महीने में 24.6% गिर गया था। हमारे एक्सपोर्ट या बरामदात जो हैं वो 33% गिर गए थे और बिजली की पैदावार में 10% कमी आ चुकी थी। मगर हैरत की बात यह है कि 9 महीने का फिगर को रिवाइज करना है, 12 महीने पे ले जाना है। इस बीच में ये तबाही मचती है कोविड की वजह से, मगर शरह-ए-नमू में 0.4 से 0.5%। तो आपका जो पहला कमेंट था वो बहुत मुनासिब है। हुआ यह है कि कोविड का इम्पैक्ट ज्यादा है, उसे कम बताया है और उसके नतीजे में साल का 4% ज्यादा लग रहा है। सही। हमारा एस्टिमेट यह है कि इस साल का 4 जो है वो शायद ठीक हो, मगर वो इस पे मुनस्सिर है कि आखिरी 3 महीने। सनती शोबे की भी बात की तो सर ज़रई शोबा कौन सा ऊपर गया है? हमें पहले जो नंबर्स बताए गए कि ज़रई शोबे की पैदावार में 5% इजाफा हुआ, लेकिन बहुत से जो मौसमी माहिरीन उन्होंने इसको कहा कि ये भी नंबर्स गलत है, ये भी 2.5% है। सर फिर आपको पता है कि कपास की फसल कितना ज़्यादा उसकी पैदावार कम हुई है, 34% जो है ना वो कम हुई है, जो हमारे पास नंबर्स हैं। फिर सर हमें ये भी पता चला कि गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं, हुकूमत के अखराजात, उनमें भी इजाफा हुआ। कपास की फसल कम है, ज़रई शोबा आपका बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। फिर इन नंबर्स को बढ़ा चढ़ा कर बताना एक आम आदमी तो बेवकूफ़ बन सकता है। सर आप जैसे जो समझदार मुआशी माहिरीन हैं उनके सामने ऐसे नंबर्स पेश करना आसान नहीं है उन हुकूमत के लिए, फिर ज़ाहिर है इसको डिफेंड करना। देखिए, आप दरअसल आज बेशुबा कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छी सवाल कर रही हैं। देखिए, आपका जो मेजर क्रॉप जिसे हम कहते हैं ना कि जो हमारे सबसे अहम क्रॉप हैं, उनका जो शरह-ए-नमू बताया गया है वो 4.5% से भी ज्यादा बताया गया है। और इसके 2 वजूहात हैं। जिस तरह आपने कहा, कपास की फसल 34.6% गिर गई थी। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने उसको 22% बताया है। दूसरी तरफ गंदम की गवर्नमेंट कह रही है कि बेतहाशा प्रोडक्शन होगी, इसलिए कि एरिया जो है वो काफी बड़ा है, यकीनन बड़ा है, मगर कुछ पानी की इस वक्त कमी है। उन्होंने 27 मिलियन टन के करीब लिया है, जबकि अंदाजा यह है कि ये 26 मिलियन टन होगा। अगर आप ये 2 एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो आपका मेजर क्रॉप यानी कि जो अहम शोबा है आपके ज़री शोबे में, उस पैदावार में सिर्फ 0.5%, 4.5% नहीं, 0.5% इजाफा है। सही। अच्छा सर, हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको लगता है कि इस हुकूमत ने कुछ अच्छे ज़बरदस्त इकदाम किए हैं? क्योंकि हमने तो पिछले 3 सालों में देखा है अफरात ज़र की जो शरह है सर ये 8 से 11% रही है। हमें यह भी याद है पिछली हुकूमत में ये शरह 3 से 4% थी, लेकिन फिर जो उज़्र पेश किया जाता है, बताया जाता है कि जब हम आए तो जो तिजारती खसारा था, आपको भी पता है, $20 अरब तक पहुंचा हुआ है। कहा जाता है इस वजह से इकदाम लेने पड़े। फिर रुपए की कदर आपको पता है 24% तक इसको गिराना पड़ा। सूद की शरह 6 से 13% तक जो है ना उसको ये हुकूमत लेकर गई। डबल डिजिट्स में महंगाई है। क्या ये आपको लगता है ये जो हुकूमत महंगाई की भी वजूहात बताती है, कितना लॉजिक है, कितना वजन है हुकूमत की ये जो वजूहात हमसे शेयर की जाती हैं? देखिए, 2-3 और वजूहात हैं। बिल्कुल ये कहना मुनासिब है कि रुपए की कदर में जो बेतहाशा कमी की गई
वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था हमारे अफरात-ए-ज़र में। मगर दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमारे बजट का खसारा जो है वो इतना बढ़ चुका है कि पिछले साल हमने अपने मनी सप्लाई, जिसे कहते हैं ना पैसों के सप्लाई को, इतने तेजी से बढ़ाया है, 17.5% बढ़ाया। जब आप इतनी तेजी से मनी सप्लाई का इजाफा करते हैं तो उसका प्रेशर कीमतों पे पड़ता है। सही। तो एक वजह ये है कि बजट डेफिसिट जो 2017-18 में 6.6, 2019-20 में 8% और इस साल भी इम्कानात ये हैं कि 8% होगा, तो आपको बोरो बहुत करना पड़ता है मार्केट से, तो इसलिए पैसा मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। वो जैसे कहते हैं ना, पैसा कम चीजों के पीछे जब भागता है तो कीमतों में इजाफा होता है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौशा डॉक्टर हफीज पाशा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।